नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। इस चरण में बृहस्पतिवार को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास एक यात्री रेलगाड़ी और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की मौत। भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित जमैका और क्यूबा को 40 टन मानवीय सहायता भेजी। और आईसीसी महिला वनडे बैटर रैंकिंग में जेमिमा रॉड्रिग्स शीर्ष 10 में और ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा चौथे स्थान पर पहुंची। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में 1314 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नीतीश कुमार सरकार के 16 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इसमें से 11 भाजपा कोटे के मंत्री हैं। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तारापुर तथा लखीसराय निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार तीसरी बार जीत के लिए वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद इस बार अपनी सीट बदलकर महुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वे अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल से प्रत्याशी हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। वहीं 7 बार विधायक रहे और जदयू के प्रत्याशी श्रवण कुमार नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और 6 बार विधायक रहे राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पहली बार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को हिंसा की किसी भी घटना से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। ये एसआईआर का दूसरा चरण है। इससे पहले बिहार में इसे लागू किया गया था। नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। आज से शुरू हुआ एसआईआर का गणना चरण 4 दिसंबर तक चलेगा। प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी होगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम प्रकाशन होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासियों सहित अपात्र नामों को हटाते समय कोई भी पात्र नागरिक सूची से न छूट जाए। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के जन्म स्थान की जांच करना शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपात्र नागरिकों, विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। राज्य में लगभग 27,000 बीएलओ मतदाताओं की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिभागी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान देखेंगे।
आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 2 दिन के दौरे में प्रतिभागी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रेषण केंद्रों का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के लाल खदान के पास आज शाम एक यात्री रेलगाड़ी और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु की खबर है। दुर्घटना में 20 लोगों के घायल होने की भी आशंका है। रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। ये मालगाड़ी से मेमो ट्रेन टकराई है और इसमें कुछ लोगों को घायल हुए हैं और जो भी घायल थे और हताहत थे उनको सबको निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति फंसा हुआ दिख रहा है, उसको निकालने का प्रयास जारी है और रेस्क्यू वर्क चल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जमैका और क्यूबा में तूफान मेलिसा से तबाही के बाद भारत ने वहां मानवीय सहायता भेजी है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के रूप में आज नई दिल्ली से 20-20 टन राहत सामग्री जमैका और क्यूबा भेजी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि राहत सामग्री में दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, खाद्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बिजली जनरेटर, आश्रय सहायता और स्वच्छता किट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत प्राकृतिक आपदाओं के समय ग्लोबल साउथ के अपने साझेदारों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत सामान्य स्थिति बहाली और पुनर्निर्माण में हर संभव सहायता करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत गजा शांति योजना का समर्थन करता है और आशान्वित है कि इससे एक स्थायी तथा सतत समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। We have stood together in testing times. हम कठिन समय में एक साथ खड़े रहे हैं और हमने अपनी विश्वसनीयता में बहुत ऊंचे स्तर के विश्वास के साथ संबंध बनाए हैं। स्वचालन क्षेत्र में आतंकवाद की एक विशेष चुनौती के लिए आवश्यक है कि हम सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। Towards terrorism in all its forms and manifestations. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा से मुलाकात की। इस दौरान श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में सुधार और द्विपक्षीय आर्थिक तथा निवेश समझौतों को और प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। श्री प्रेमदासा ने संकट के समय और उनकी विकास यात्रा के दौरान श्रीलंका के लोगों को दिए गए भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। नीति आयोग ने भी नई दिल्ली में सजित प्रेमदासा के साथ आए श्रीलंका के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 22वीं बैठक अमेरिका के हवाई में आयोजित की गई। 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जोशुआ रूड ने की। बैठक में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत करने, अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने और एक स्वतंत्र, खुला तथा सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर सार्थक चर्चा हुई। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का एक प्रांत बनाने की किसी भी योजना का कड़ा विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता सरदार नासिर अजीज खान ने कहा कि POJK और गिलगित बाल्तिस्तान पुराने जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये कानूनी या संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा केवल आत्मनिर्भरता का साधन नहीं है, बल्कि ये समाज और राष्ट्र के विकास की प्रेरणा भी है। उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा का उपयोग वंचितों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में करने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा बुद्धि, कौशल और नैतिक मूल्यों को सशक्त बनाती है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI 1.2 के तीसरे दौर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 6,300 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में लगभग 26 मिलियन टन विशेष इस्पात क्षमता बढ़ाना है।
श्री कुमारस्वामी ने बताया कि पीएलआई योजना ने अब तक 43,874 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान रोजगार के 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष अवसर सृजित हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 22 सितंबर को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। परिधान और जूतों के क्षेत्र में नई जीएसटी दरें नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने कपड़े और फुटवेयर क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। इन सुधारों से निर्माताओं पर बोझ कम हुआ है और उत्पादन को बढ़ावा मिला है। उपभोक्ताओं के लिए कपड़े और फुटवेयर अधिक किफायती हो गए हैं। नए जीएसटी ढांचे के तहत चामोइस चमड़े से बने उत्पाद और क्रिस्टिंग के बाद तैयार चमड़े पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसी प्रकार 2,500 रूपए तक के फुटवेयर पर भी अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए स्टाइलिश और टिकाऊ फुटवेयर खरीदना अधिक किफायती हो गया है। इसके अलावा 2,500 रूपए प्रति पीस तक के रेडीमेड कपड़े पर भी जीएसटी दर 12% से घटकर 5% हो गई है। इन जीएसटी सुधारों ने देश के विनिर्माण आधार में उल्लेखनीय प्रोत्साहन देने के साथ ही उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है और उत्पादों को अधिक किफायती बनाया है। आरजू के साथ रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का शुभारंभ करेंगे। महीने भर चलने वाला ये अभियान देश भर के 2,500 शिविरों में चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करके पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। सभी पेंशनभोगी, विशेषकर बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अपनी सुविधा के अनुसार निर्बाध डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के डिजिटल रूप से संशोधित वीडियो में दिए गए बयान को गलत बताते हुए इसका खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से बनाया गया है। मराठी रंगमंच और फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री दया डोंगरे का कल 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 11 मार्च 1940 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। संगीत में रुझान रखने वाली दया डोंगरे को ऑल इंडिया रेडियो गायन प्रतियोगिता जीतने के बाद पहचान मिली। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने एक नई पहल के अंतर्गत घर के मालिकों को अपनी संपत्ति होम स्टे के रूप में पंजीकृत कराने के लिए आमंत्रित किया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को जम्मू के प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय स्वाद और परंपराओं का प्रामाणिक अनुभव प्रदान करके स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट बैटर रैंकिंग में स्मृति मांधना दूसरे स्थान और जेमिमा रोड्रिग्स 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दीप्ति शर्मा को ऑलराउंडर की सूची में चौथा स्थान मिला है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवॉट और स्मृति मांधना को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। इस बीच आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप टीम की घोषणा कर दी है। इसमें 3 भारतीय खिलाड़ी स्मृति मांधना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर कल तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। आज शाम 4 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 291 दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। इस चरण में बृहस्पतिवार को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास एक यात्री रेलगाड़ी और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की मौत। भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित जमैका और क्यूबा को 40 टन मानवीय सहायता भेजी। और आईसीसी महिला वनडे बैटर रैंकिंग में जेमिमा रोड्रिग्स शीर्ष 10 में और ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा चौथे स्थान पर पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।